नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। अगेन मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। अभी हमने कल अभिव्यंजनावाद का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें हमने सिर्फ अभिव्यंजनावाद के बारे में पढ़ा था। आज हम अभिव्यंजनावाद के जो प्रमुख कलाकार हैं, जो अपने सिलेबस में लगते हैं, उनको एक एक करके हमने स्टडी करेंगे। जिनमें सबसे प्रमुख तो है एडवर्ड मुंक। कल हमने पढ़ा था अभिव्यंजनावाद का जनक कौन है, अभिव्यंजनावाद कला आंदोलन का जनक कौन है, तो वो है एडवर्ड मुंक। ये अपने एडवर्ड मुंक साहब। इनका जन्म होता है 1863 से 63 में होता है और 1944 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 19वीं शताब्दी के अंत में मुंक ने ऐसी कला निर्मित की जिसमें मानव की आत्मिक आवश्यकताओं व भौतिकवाद के बीच का संघर्ष दर्शाया है। अतः मुंक की कला उस समय की मानव की वैचारिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। देखो, 19वीं सदी के अंत में मुंक ने एक नई कला को अपनाया था, जिसमें मानव की आत्मिक आवश्यकताओं यानी आंतरिक, हमने कल भी बात की थी, अभिव्यंजनावाद में क्या होता है, आंतरिक भावनाओं को प्रकट करना होता है। वही सेम बात मुंक कह रहे हैं, मानव की आत्मिक यानी आत्मा की आवश्यकताओं व भौतिकवाद के बीच का संघर्ष उन्होंने अपनी कला में दर्शाया है। भौतिकवाद क्या होता है? भौतिकवाद का अर्थ है जो हम ऐसे बोलते हैं कि मोह माया के जाल में, वही है, मोह माया का जाल है भौतिकवाद। जैसे हम अगर कहीं चलते हैं तो हमें बाइक की ज़रूरत होती है, यानी मशीनों की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसे ही भौतिकवाद कहते हैं। हर चीज़ में हमें मशीनें चाहिए होती हैं। लेकिन आत्मिक आवश्यकता यानी अपनी आत्मा की अंदर की शांति कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, इन दोनों के बीच का संघर्ष मुंक ने अपनी कला के अंदर दर्शाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। 1889 में सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त करके वे पेरिस चले गए। क्वेश्चन बन सकता है, तो ये थोड़ा नोट कर लेना। पेरिस में वान गो की आत्मिक अभिव्यक्ति, ये क्वेश्चन हो सकता है कि एडवर्ड मुंक वान गो से किस प्रकार प्रभावित थे। तो एडवर्ड मुंक वान गो की आत्मिक अभिव्यक्ति और गोंगव का अलंकारिक प्रतीकवाद, सोरा की नियमबद्ध वैज्ञानिक अंकन पद्धति और लौत्रेक की गतिपूर्ण रेखांकन आदि का अध्ययन किया। इससे वे प्रभावित थे। इन चार लोगों से, लौत्रेक, सोरा, गोंगव, वान गो। वान गो ये वही हैं जिन्होंने अभिव्यंजनावाद की विचारधारा का सबसे पहले सूत्रपात किया था। 1892 में उनके चित्र प्रदर्शनी से बर्लिन में हलचल मच गई। यहाँ के युवा कलाकारों को एक नया दृष्टिकोण, एक नए विषय में काम करने का मौका मिला था। ठीक है। 1894 में मेरेग्राफ ने एडवर्ड मुंक की कला नामक पुस्तक प्रकाशित की। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एडवर्ड मुंक की कला पुस्तक किसने प्रकाशित की है? मेरेग्राफ ने। कब की है? 1894 में। 1896 में वे प्रतीकवादी कलाकारों के संपर्क में हैं। उन्होंने पेरिस की आर नोवो कला वीथिका में जीवन की चित्रावली नाम का विशाल प्रतीकात्मक भित्ति चित्र प्रदर्शित किया। जीवन की चित्रावली चित्र किसका है? मुंक का। भित्ति चित्र प्रदर्शित किया। इस समय स्ट्रीटबर्ग ने रिव्यू ब्लांस पत्रिका में मुंक की प्रशंसा में लेख लिखे थे। बर्लिन जाकर राइनहार्ट के निर्देशन में इब्सेन के नाटक भूत के लिए पर्दों का चित्रण किया। भूत, अब ये इम्पोर्टेंट है, भूत नाटक के लिए, भूत इंग्लिश में ये गोस्ट था, गोस्ट माने भूत के लिए पर्दों का चित्रण किया। किसने किया? मुंक ने। ट्रिक क्या बन सकती है? भूत देखते ही हमारे मुंह से चीख निकलती है ना, चीख निकलती है। भूत देखते ही हमारे मुंह से चीख निकलती है, और चीख मुंह से निकलती है, मुख से। मुख यानी मुंख, और चीख भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्र है मुंक का। ये बहुत बार
एग्ज़ाम वगैरह में आ चुका है। चीख चित्र, द स्क्रीम, इंग्लिश में द स्क्रीम, यही है वो चित्र, इसका नाम है चीख, द स्क्रीम। ये चित्र बनाया था मूक ने, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भूत देखते ही चीख निकलती है, चीख निकलती है मुख से, तो भूत नाटक के लिए पर्दों का चित्रण किया मूक ने। एक जगह से दूसरी जगह इसी तरह भ्रमण करते रहने के कारण उनके स्वभाव में अजीब द्वंद्वात्मकता पैदा हो गई। अजीब अजीब लोगों से अजीब अजीब विचारधाराएं उनके मन के अंदर पैदा होने लगी, जिससे उनके जीवन में विरोधी तत्वों के बीच संघर्ष बढ़ने लगा। इसी कारण उनकी आंतरिक शांति नष्ट हो गई थी। उनके चित्रों में यह संघर्ष दिखने लगा। 1908 में रीढ़ की हड्डी की कमजोरी के कारण वे नॉर्वे जाकर बस रहे। तब उनके वैचारिक दृष्टिकोण की चंचलता नष्ट हो गई। उनकी कला में एक अभिव्यक्ति दृष्टिगोचर हो गई जो मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित है। मनोवैज्ञानिक सत्य पर वो अब काम करने लगे थे। मुख के चित्रों में अंतर्मन की आवाज़ है। अंतर्मन यानी अपने आंतरिक मन की, अंदर की भावनाएं, इसे ही बोलते हैं अंतर्मन। मुख के चित्रों में अंतर्मन की आवाज़ है और उन सब में बाह्य रूप का कोई महत्व नहीं है। बाह्य सौंदर्य से कोई मतलब नहीं है। आंतरिक बात तो चल रही है, बाह्य नहीं, आंतरिक। ये बार बार बोल रहा हूँ, अभिव्यंजनावाद का अर्थ यही है, अंदर की बात बाहर लानी है। बाह्य है तो बाहर है ही फिर, ठीक है। उनके चित्र यौवन प्राप्ति नामक चित्र बनाया था मूक ने। किशोरी के सौंदर्य, शरीर सौंदर्य का चित्र नहीं, बल्कि उसकी आशंकित मानसिक अवस्था का चित्रण है। आशंकित यानी आशंका करना, शक करना। उनके अन्य चित्र चीख, जिसे आवाज़ बोलते हैं, इंग्लिश में इसे द स्क्रीम, मोस्ट इम्पोर्टेंट, को भी एक यथार्थवादी दृश्य चित्र नहीं मान सकते। उसमें आतंकित अभिव्यंजना का चित्रण हुआ। आतंकित यानी डरा हुआ। जैसे ये देखो, ये चित्र, इसमें ये डरा हुआ है, गौर से देखो, ये डरा है, आतंकित है। आतंकित अभिव्यंजना का चित्रण हुआ है। इस संबंध में मूक ने लिखा है, मैंने महसूस किया है कि निसर्ग से कोई बहुत दुखी आवाज़ निकल रही है। निसर्ग का मतलब होता है प्रकृति। ये कथन लिखा है एडवर्ड मूक ने। मैंने महसूस किया है कि निसर्ग से कोई बहुत दुखी आवाज़ निकल रही है। उन्होंने जीवन को आंतरिक मन से देखा व उनको बाह्य रूप के अंतर्गत हृदय भेदक यानी दुखी सत्य का दर्शन हुआ, जो अंतर्मन से ही हो सकता था। मूक में कवि व कलाकार दोनों की आत्माओं का असर दिखाई देता है। चित्रों में निराशा, भयानकता, ये आपको नोट करते जाना है। चित्रों में निराशा, भयानकता के भाव आ जाने के कुछ सामाजिक कारण भी है। क्या कारण हो सकते हैं कि मूक अपने चित्रों में निराशा, भयानकता, ऐसी मतलब दुखी चीज़ें बनाते हैं। ये भी एक दुखी है, ठीक है। चीख कौन निकालता है जब वो बहुत दुखी होते हैं लोग। निराशा, भयानकता के भाव आ जाने के कुछ सामाजिक कारण भी है। क्या कारण है? मूक की उम्र के 5वें साल में उसकी माताजी की मृत्यु हो गई, बाद में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, और उसके धार्मिक पिता ने सैनिक चिकित्सक की नौकरी छोड़कर गरीबों की सेवा करना शुरू कर दिया था। मतलब उनके जीवन में बहुत उथल पुथल चलती रहती थी। उनके ये सामाजिक कारण थे कि उनके चित्रों में वो निराशा और भयानकता दिखने को मिलती है। मूक के चित्रों में मृत्यु के सामने मानव की अवस्था का चित्र है, जिसमें बीमार लड़की, मृत्यु का कमरा, मृत्यु सैया, मृत माता, मृत्यु आदि उदाहरण है। सब में मृत्यु है। नेगेटिव चीज़ है। भयानक, निराशा ही निराशा है। ये निराशा वाले चीज़ किसने की है? मूक ने की है। मूक में मैं आता है, मृत्यु में मैं आता है। तो ये अपने ट्रिक रखनी है। मृत्यु का कमरा, मृत्यु सैया, मृत माता, मृत्यु, बीमार लड़की है मतलब मरने वाली है, मृत्यु के सामने मानो। 1889 में उन्होंने लिखा, हमें पढ़ते हुए, ये जो बीमार लड़की है ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है, इसको अच्छे से नोट करना है। बीमार लड़की 1889 में उन्होंने लिखा, हमें पढ़ते हुए आदमियों में बुनाई करती हुई, पढ़ते हुए आदमियों
वह बुनाई करती हुई महिलाओं का चित्रण बंद करना चाहिए। हमको ऐसे जीवित आदमियों का चित्रण करना है जो सांस लेते हैं, भावुक है, दुखी होते हैं, वह प्रेम करते हैं। मैं ऐसे चित्रों की मालिका यानी एल्बम बनाऊंगा। इन चित्रों में पवित्रता का दर्शन होगा। उनका कहने का मतलब देखो बहुत गहरा है, हम भी अपने जीवन में इसको उतार सकते हैं। देखो, बुनाई हमें पढ़ते हुए आदमी, यानी आदमी तो पढ़ रहे हैं लेकिन महिलाएं घर में काम कर रही है, ऐसा चित्रण बंद करना देना चाहिए। ठीक है, महिलाओं को उत्थान की बात हो रही है। हमको ऐसे जीवित आदमियों का चित्रण करना है जो सांस लेते हैं। सांस तो सभी लेते हैं, लेकिन उनका मतलब था जो इंसान है। आजकल इंसान कोई नहीं है, सब में स्वार्थ है, फलाना जो भी चीज़ है, लेकिन इंसान कोई नहीं है। इंसान वही है जो सांस लेता है, जो सांस लेते हैं, भावुक होते हैं किसी को देखकर, मतलब लोगों के दुख में अपना दुख ढूंढते हैं, भावुक है, दुखी होते हैं, प्रेम करते हैं। ऐसे चित्रों की मैं मालिका बनाऊंगा जिनमें पवित्रता का दर्शन होगा। वे कहते थे, मुझे जो दिखाई दे रहा है उसको मैं चित्रित नहीं कर सकता, बल्कि मैं उसी को चित्रित करता हूँ जो मैंने देखा है। ये इम्पोर्टेंट कथन है मूंख का। उन्होंने कहा, मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं उसको चित्रित नहीं कर सकता, बल्कि मैं उसी को चित्रित करता हूँ जो मैंने देखा है, यानी एक्सपीरियंस किया है। उनके चित्रों में आवाज़ यानी चीख, वह बसंत ऋतु की शाम प्रमुख उदाहरण है। इन चित्रों में ऐंठनदार रेखाओं से मानव कृतियों को चित्रित करके विशुद्ध रंगों द्वारा भयानक वातावरण दर्शाया है। अभी हम मूंख की रिवीजन करेंगे। देखो, एडवर्ड मूंख, जन्म है 1863। मूंख की कला सामाजिक समकालीन यानी उस समय की मानव वैचारिक जीवन का समुचित दर्शन है, जीवन के प्रति धारणाओं का दर्पण है। वान गो की आत्मिक अभिव्यक्ति, गोंगो का प्रतीकवाद, सोरा का नियमबद्ध वैज्ञानिक अंकन पद्धति और लोत्रे का गतिपूर्ण रेखांकन आदि कलात्मक तत्वों को मूंख को प्रेरणा मिली है इनसे। 1892 में मूंख की प्रदर्शनी बर्लिन के युवाओं को दृष्टिकोण मिला, ये हमने पढ़ चुका है, रिवीजन चल रही है। 1893 में बर्लिन ने मेरेग्राफ, वीरभूम, शीरबार्ट व होल्स से परिचय हुआ। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, परिचय सब कहते हैं। 1894 में मेरेग्राफ ने एडवर्ड मूंख की कला पुस्तक प्रकाशित की, ये हम पढ़ चुके हैं, याद करना है। एडवर्ड मूंख की कला किसने लिखी है? मेरेग्राफ ने। 1894 ईस्वी में मूंख छापा चित्रण की ओर उन्मुख हुए। 1894 में मूंख ने बर्लिन जाकर राइनहार्ट के निर्देशन में अभिनीत इब्सेन के नाटक भूत के लिए पर्दों का चित्रण किया। मूंख बर्लिन, पेरिस, ओस्लो के बीच भ्रमण करते रहे, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं। भ्रमण से मूंख के स्वभाव में अजीब द्वंद्वात्मकता पैदा हुई। उनके विचारों में लड़ाई, विरोध होना शुरू हुआ। विचारों में एकांत प्रियता, भ्रातृभाव यानी भाईचारा जैसे भाव, भौतिक जीवन का आकर्षण, स्वप्निल, ऐसे विरोधी तत्वों के बीच संघर्ष बढ़ने से मूंख की आंतरिक शांति नष्ट हो गई और उनके चित्रों में भी यह संघर्ष दिखने लगा। 19वीं शताब्दी के अंत में करीब यूरोपीय मानव का आंतरिक जीवन के इसी संदेह अवस्था का चित्रण मूंख के चित्रों में मिलता है। मूंख नॉर्वे गए 1908 में। वैचारिक दर्शन को उनकी चंचलता समाप्त हो गई थी। अभिव्यक्ति कला में दृष्टिगोचर हुई, मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित थी। मूंख के चित्रों में अंतर्मन की आवाज़ है, ये रिवीजन चल रहा है, नोट करते जाना। उनमें बाह्य रूप का कोई महत्व नहीं है। मूंख के कवि कलाकार दोनों आत्माओं का सही स्थित है, कवि व कलाकार। मूंख के चित्रों में निराशा व भयानकता के भाव है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। व्यवस्था का चित्रण है, व्यवस्था। मूंख के चित्रों में भूत, भविष्य, वर्तमान में मिलकर चिरंतन सत्य का दर्शन है, जिसको पवित्र सत्य कह सकते हैं। एकांकी, भयग्रस्त व व्याकुल होकर मूंख ने निसर्ग के मानव को चित्रित किया, जिसमें निसर्ग को आतंकित यानी डरा हुआ मनुष्य को मनोवैज्ञानिक अवस्था में दिखाया है।
मोंक ने अपने चित्रों में रेखा व रंगों का संगीत के समान प्रतीकात्मक प्रयोग किया। उदाहरण: आवाज, बसंत ऋतु की शाम। मोंक के आकार आत्मिक जगत की प्रतिमाएं हैं। मोंक ने वुडकट व लिथोग्राफ भी बनाए। ये चीज़ नोट करनी है फिर से, जो रह गई थी पीछे। मोंक ने वुडकट व लिथोग्राफ बनाए। वुडकट और लिथोग्राफ क्या है? वुडकट यानी लकड़ी की प्लेट पर चित्र बनाना, जिसे स्याही में डुबोकर वापस छाप सकें, यानी लकड़ी के ठप्पे बनाना। तो मोटा मोटी बात ये, वुडकट, वुड माने लकड़ी। लिथोग्राफ क्या होता है? लिथो माने होता है पत्थर। पत्थर की प्लेट पर चित्र बनाना, जिससे वापस उसी चित्रों को छाप सकें, इसे बोलते हैं लिथोग्राफ, जो पत्थरों का होता है। वुडकट यानी जो लकड़ी का होता है। मूंग के कथन मूंग का कथन है, हमें पढ़ते हुए आदमी को बनाई हुई करती महिलाओं का चित्रण बंद करना चाहिए। हमको ऐसे जीवित व्यक्तियों का चित्रण करना है जो सांस लेते हैं, भावुक है, दुखी होते हैं, प्रेम करते हैं। ऐसे चित्रों की मालिका बनाऊंगा। इन चित्रों में पवित्रता का दर्शन होगा। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। प्रमुख चित्र फिर से पढ़ते हैं। जीवन की चित्रावली पेरिस में बनाया था, ठीक है। यह प्रतीकात्मक भित्ति चित्र आर्ट नूवो कलावेती का पेरिस में प्रदर्शित किया। आवाज़, द स्क्रीम, द क्राई, चीख भी बोलते हैं इसको, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मूंग का चित्र है। यह चित्र विभंजनावाद के प्रथम चित्र के रूप में विख्यात है। यौवन प्राप्ति चित्र में किशोरी की आशंकित मानसिक अवस्था का चित्रण है। आवाज़, बसंत ऋतु की शाम, ये सब, बीमार लड़की, मृत्यु का कमरा, मृत्यु सैया, मृत्यु, स्क्रीम 1931 में, सिक चाइल्ड, बीमार लड़की एक ही बात है। द स्प्रिंग, द किस, ये इंपॉर्टेंट है, मूंग का है। मैन एंड वुमेन, द डांस ऑफ लाइफ, सेल्फ पोर्ट्रेट, बिटवीन क्लॉक एंड वेट, ये सब चित्र है। ये अपने एडवर्ड मूंग के हो चुका है। तो मूंग के बाद हम पढ़ने वाले हैं अभी फर्डिनेंड हॉडलर, जिनका जन्म 1853 में हुआ और मृत्यु 1918 में हुई। ये सब नोट करते जाना है आपको। ये है हॉडलर, जो आर्टिस्ट थे स्विट्जरलैंड के, ठीक है। हॉडलर ये भी अभिव्यंजनावाद के प्रमुख कलाकारों में माने जाते हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रमुख कलाकार हैं हॉडलर। हॉडलर जन्म से स्विस थे। स्विस उसे कहते हैं जो स्विट्जरलैंड से, मतलब जो स्विट्जरलैंड के नागरिक होते हैं। जन्म से स्विस थे। उनका जन्म बर्न नामक स्थान में हुआ। उन्होंने जेनेवा की चित्रशाला में यथार्थवादी अध्ययन किया। यथार्थवादी और स्विस लोगों के निराशा व परिश्रमी जीवन को उन्होंने चित्रित करना शुरुआत किया था। अभिव्यंजनावाद में वो बाद में आए थे। पहले वो यथार्थवादी चित्रण करते थे। यथार्थवादी यानी बाहर से सुंदर दिखते हो, सेम टू सेम, हूबहू दिखते हो। 1889 की पेरिस की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में उनका चित्र कुश्तीगिरों का जुलूस पुरस्कृत हुआ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। एक दो चीज़ें ही हॉडलर की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी थ्योरी नोट कर रहे हो तो सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही हैं। 1889 की पेरिस की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में उनका चित्र कुश्तीगिरों का जुलूस, ये एक चित्र का नाम है, जो पुरस्कृत हुआ था। और वहाँ फ्यूवी द स्वान ने उनकी प्रशंसा की, उनकी तारीफ की। किसने की? फ्यूवी द स्वान। उनके चित्र रात में उनका रहस्यवाद व विचलित मानसिक अवस्था का दर्शन होता है। 1891 में कुछ समय तक वे पेरिस में रहे, जहां उन पर गोंगव व नव प्रभाववादी चित्रकारों का काफ़ी प्रभाव पड़ा। इंपॉर्टेंट है। हॉडलर पर पेरिस में किसका प्रभाव पड़ा? गोंगव का। इसके पश्चात वे प्रतीकात्मक अलंकारिक शैली में चित्र बनाने लगे। उन्होंने यथार्थवादी को पूर्ण रूप से छोड़ दिया और मानव की मानसिक अवस्था को विषय के रूप में चुना। मानव की मानसिक अवस्था यानी आंतरिक अवस्था, आंतरिक भावनाएं, जो कि होती है अभिव्यंजनावाद में।
इस कला के चित्रों में प्रमुख चित्र है जीवन से त्रस्त यानी जीवन से दुखी, वंचित आत्माएं, विलियम टेल, ये उनके प्रमुख चित्र हैं। इनकी अलंकारिक अभिव्यक्ति जर्मन युगेनस्टिल से मिलती जुलती है। जर्मनी में एक शैली चलती थी युगेनस्टिल, उससे इनकी जो अलंकारिक यानी सुंदरता बढ़ाने के लिए जो चीज़ें हम यूज में लेते हैं उसे कहते हैं अलंकारिकता। इनकी अलंकारिक अभिव्यक्ति जर्मन युगेनस्टिल से मिलती जुलती है। 1897 में म्यूनिक प्रदर्शनी में इन्हें स्वर्ण पदक मिला था। ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ मिला? म्यूनिक में। चलो अब इनका रिवीजन करते हैं। नाम है फर्डिनांड होडलर, जन्म 1853 में, मृत्यु 1918 में। जन्म हुआ उनका बर्न में, स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ। जिनेवा की चित्रशाला, जिनेवा एक जगह का नाम है, चित्रशाला में आरंभिक अध्ययन प्राप्त कर यथार्थवादी शैली में दृश्य चित्रित किया। होडलर ने स्विस लोगों के परिश्रमी परंतु निराश में समर्पित जीवन को परिणामिक रूप से चित्रित किया। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। 1891 में पेरिस में निवास के दौरान गोंगव से वो प्रभावित हुए। इसके बाद होडलर प्रतीकात्मक अलंकारिक शैली में चित्रण बनाने लगे। उन्होंने यथार्थवादी को छोड़ दिया था। होडलर ने यथार्थवादी को छोड़कर मानसिक अवस्था को विषय बनाया। अलंकारित्व व अभिव्यक्ति की दृष्टि से होडलर की कला जर्मन युगेनस्टिल से मिलती है। उन्हें पुरस्कार मिला म्यूनिक प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक 1897 ईस्वी में। इनका प्रमुख चित्र है कुश्तीगिरों का जुलूस, रात, जीवन से स्तंभ, लेट यानी मृत्यु हो गई इनकी, लेट गए थे 1851 में, सॉरी 1851 में। लेट का अर्थ है, लेट का क्या अर्थ होता है? लेट का अर्थ होता है आखिरकार। ठीक है, आखिरकार 1891 में वंचित आत्माएं, विलियम टेल जैसे चित्र उन्होंने बनाए थे। अब अगला चित्रकार है जेम्स एंसर, जो अभिव्यंजनावाद के मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्रकार है। जेम्स एंसर, अभिव्यंजनावाद। जेम्स एंसर, जन्म है 1860 में, मृत्यु है 1949 में। जेम्स एंसर एक ऐसे चित्रकार थे जो वान गो और मुंख के समान मानव जीवन को बेकार मानकर मानसिक दुविधा से तंग थे, किंतु उनके चित्रों में उन दोनों से उल्टा दुख व निराशा के स्थान पर जीवन के ऊपर व्यंग या ताना मारकर मजाक उड़ाया है। इस बात को फिर से ध्यान से पढ़ने पर देखिए, जैसे होडलर है, वान गो है, मूंख है, ये सभी चित्रों में दुखी भावना दर्शाते थे। दुखी भावना दर्शाते थे। सारे स्क्रीम हो गया, जीवन से स्तंभ, ईशा वगैरह जो भी, सब में दुखी थे। लेकिन इसका अपवाद कौन है? जेम्स एंसर। इन्होंने दुखी निराशा के स्थान के ऊपर जीवन के ऊपर व्यंग किया है, ताना मारा है, मजाक उड़ाया उनका, और मानव आकृतियों द्वारा जीवन के आदमियों द्वारा बनाए गए बेकार नियमों का उपहास किया है। सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, उनको बेकार माना है इन्होंने और उनका उपहास किया है, मजाक उड़ाया है। उनके चित्रों में निराशा की जगह निर्भयता है। निराशा तो थी मूंख वान गो के चित्रों में, लेकिन निर्भयता यानी निडरता किसने दिखाई है? निडरता दिखाई है जेम्स एंसर ने, निडरता। उन्होंने मृत्यु की कल्पना का भी मजाक उड़ाया। इस तरह से हम उनको तबियतदार अभिव्यंजनावादी कह सकते हैं। तबियतदार अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन था? जेम्स एंसर था। तबियतदार
अभिव्यंजनावादी कह सकते हैं। उधर मृत्यु ने भी उनका काफ़ी मजाक उड़ाया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु की 3 से भी अधिक घोषणाएं हो चुकी थी और अपने ऊपर इस छपे मृत्यु लेख को पढ़कर उन्हें मजा आ रहा था। 90 वर्ष की आयु में उनकी शांतिपूर्ण मृत्यु हुई थी। जेम्स एंसर ने का जन्म 1860 में ओस्टेड में हुआ, जर्मनी। 17वें साल की उम्र में उन्होंने ब्रुसेल्स की चित्रशाला में अध्ययन शुरू किया, किंतु 2 साल बाद वे ओस्टेड लौट गए और कभी नहीं गए कहीं भी। वो सारी उम्र सिर्फ ओस्टेड में रहे। तरह तरह की रंग बिरंगी कलाकृतियाँ, स्मृति चिन्हों, कांच के गोलों में विचित्र अलंकरणों से सजी हुई वस्तुओं से बने घरेलू वातावरण में उन्होंने मानव के हास्यपद, निरर्थक विचारों व व्यवहारों का मजाक उड़ाने के लिए चित्रण किया। उन्होंने अपने ध्येय यानी उद्देश्य, आंतरिक शांति जो उद्देश्य होता है, उन्होंने अपने ध्येय के बारे में लिखा है। काली ज्वालाओं के झंडे लहराती हुई मेरे स्वप्न की नाव में सवार होकर उस प्रदेश की ओर जा रहा हूँ जहाँ दिखावटी कल्पना जगत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये चीज़ लिखी है जेम्स एंसर ने, कथन है इनका। जीवन के प्रति निराश होते हुए भी एंसर अपने ध्येय यानी उद्देश्य की पूर्ति में व्यंग्यात्मक चित्रण निरंतर करते रहे। वे अहंकार के वश में होने के लिए मानव जाति की कटु आलोचना की। सांवली महिला जैसे कुछ चित्रों में निराशा के भाव भी है जो वे कम ही बनाते थे। निराशा के भाव वो बनाते नहीं थे, ज़्यादातर मूंख वानगो यही लोग बनाते थे, लेकिन निराशा का भाव उन्होंने एक चित्र में बनाया है। एंसर ने किस में बनाया है? सांवली महिला में। 1883 में करीब उनके कलात्मक अभिव्यक्ति में परिवर्तन आ गया। उन्होंने क्रुद्ध नकाब नामक चित्र में आदमियों के चेहरों को नकाब में रूपायित किया। वह 1884 के बाद भूत प्रेतों, कंकालों या नकाबों को आदमियों की तरह चित्रित करके मानव के अहंकार का क्रूर उपहास किया है। उपहास, मजाक उड़ाया मानव का, क्योंकि ये नकाब ओढ़े 2-2 चेहरे होते हैं, सबके दोगले लोग होते हैं, उनका मजाक उड़ाया है जेम्स एंसर ने। राक्षसों से संत्रस्त चित्रकार, ये चित्र है राक्षसों से संत्रस्त चित्रकार। ये खुद जेम्स एंसर है और इन सभी मानवों को राक्षस दिखाया है। सब वे के मुंह पर मुखौटे लगे हैं, विचित्र आकृतियों में अपने आप को घेरा हुआ दिखा रहे हैं जेम्स एंसर। शीर्षक के इस चित्र में उन्होंने स्वयं को छोटे रूप में चित्रित करके आसपास की विचित्र आकृतियां उन्हें डराती हुई चित्रित की हैं। वेर्नेर हाफ्टमैन के अनुसार एंसर की कलाकृतियां उनके आंतरिक मानसिक संघर्ष की प्रतिक्रिया थी। वे मन ही मन वे मानव जाति से घृणा करते थे। 1884 के बाद प्रभाववाद के अध्ययन के कारण उनकी रंग संगति अधिक चमकीली हो गई। ये इंपॉर्टेंट है। प्रभाववाद के अध्ययन के बाद उनकी रंग संगति चमकीली होगी। किसकी? एंसर की। चरवाहों की भक्ति पूजा, यरूशलेम में प्रवेश, ईसा का आत्मसमर्पण, उत्थान जैसे ईसा की जीवन की घटनाओं के चित्र भी उपहास से ओतप्रोत है। ये चित्र किसके हैं? एंसर के। चरवाहों की भक्ति पूजा, यरूशलेम में प्रवेश, ईसा का आत्मसमर्पण, उत्थान। उनका सबसे विख्यात चित्र है ईसा का ब्रसलेस में प्रवेश। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ईसा का ब्रसलेस में प्रवेश चित्र किसका है? जेम्स एंसर का, जो विव्यंजनावाद के प्रमुख कलाकार हैं। यदि ईसा ब्रसलेस में प्रवेश करेंगे तो उनका वहाँ किस तरह स्वागत होगा? एक अनोखी कल्पना ने एंसर को प्रसिद्धि मिली। इसमें बुद्धिपूर्ण व्यंग्यात्मक कथन है, ऊंची कोटि व कौशल व चमकीली रंग संगति का मिश्रण है। इस चित्र में वे मानवों को अभद्र व्यवहार, मूर्खतापूर्ण विचार व उनकी दिखावटी प्रदर्शन वृत्ति के आंतरिक विरोध को स्पष्ट करने हेतु उन्होंने व्यक्तियों के चेहरों की जगह नकाबों को चित्रित किया है। ये देखिए, सब ने नकाब लगा रखे हैं। ये है वो चित्र, ईसा का ब्रसलेस में प्रवेश। अब इनका रिवीजन करते हैं। एंसर, जेम्स एंसर 1860 में जन्म, 1949 में मृत्यु। जन्म हुआ उनका ओस्टेड, जर्मनी में। एंसर एक ऐसे कलाकार थे जो वानगो व मुंख के समान जीवन के निरर्थकता को देखकर मानसिक कुंठा से ग्रसित थे। एंसर के जीवन में इन दोनों की विपरीत दुख व निराशा के स्थान पर ऊपरी तौर पर हास्य कर मानव आकृतियों द्वारा जीवन की मानव निर्मित मूल्यों का उपहास किया है। निराशा की जगह निर्भयता है, निडरता है। एंसर ने मृत्यु की कल्पना का मजाक उड़ाया।
विभिन्न रंग बिरंगी कलाकृतियों, स्मृति चिन्हों, कांच के गोलों आदि घरेलू वातावरण में उन्होंने हास्यपद निरर्थक विचारों में व्यवहारों का कल्पना रंजित चित्रण किया है। और व्यंग्य चित्रण भी लगातार किए गए। व्यंग्य चित्रण, व्यंग्य यानी ताना मारना, एक मजाक उड़ाना चित्रों में उनकी, जो अखबारों में नहीं आते कार्टून मोदी के अमित शाह के बने हुए, वैसे उस प्रकार व्यंग्यात्मकता के विचारों से एंसोर की कला बॉस व ब्रिग्वेल से अधिक निकट है। 1883 के करीब एंसोर में कला परिवर्तन आया। आदमियों के चेहरों को नकाबों में बनाया। 84 के अंदर भूत प्रेतों, कंकालों, नकाबों को चित्रित किया। 84 में प्रभाववाद के अध्ययन के कारण उनके रंग संगति जो है चमकीली हो गई। प्रमुख चित्र कौन सा है? ईसा का ब्रसलेस में प्रवेश, सांवली महिला, जिसमें वह निराशा के भाव है, जो निराशा ये नहीं बनाते थे, लेकिन एक ही चित्र में उनके चित्र में निराशा का भाव है, वो कौन सा है? सांवली महिला। ये दो इम्पोर्टेंट है। क्रुद्ध नकाब, राक्षसों से संत्रस्त चित्रकार, चरवाहों की भक्ति पूजा, यरूशलेम में प्रवेश, ईशा का आत्मसमर्पण, उत्थान, ऐसे चित्र बनाए। अब हम अभिव्यंजनावाद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कल के क्लास में रह गए थे वो हम थोड़े देख लेते हैं। जर्मन अभिव्यंजनावाद के महत्वपूर्ण बिंदु। अभिव्यंजनावाद का जन्म आदिम कला की भांति परोक्ष या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भय व दुख में हुआ था। अभिव्यंजनावाद के पूर्व चिन्ह फाववाद के आवेशपूर्ण रेखांकन, यानी अभिव्यंजनावाद कहाँ से शुरू हो गया था? थोड़ा थोड़ा फाववाद के आवेशपूर्ण रेखांकन से हो गया था। विशुद्ध रंगों की काल्पनिक प्रयोग से हो गया था। आकारों का सरलीकरण वानगों के अभिव्यक्तिपूर्ण चित्रण में प्रतीत होने लगा था अभिव्यंजनावाद। विशुद्ध रंगों का प्रयोग अभिव्यंजनावादी कलाकारों ने फाववाद से सीखा है। ये इम्पोर्टेंट है। अभिव्यंजनावादी कलाकारों ने विशुद्ध रंगों का प्रयोग कहाँ से सीखा है? फाववाद से सीखा है। फाववाद। आदिम कलाकारों का प्रयोग घनवाद, आदिम यानी पुराने आकारों का प्रयोग घनवाद व निग्रो से सीखा है। शास्त्र शुद्ध कला से बरोक कला की भिन्नता को स्पष्ट कर, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, घनवाद व निग्रो, ये अपने पिछले क्लास में पढ़ा था। निग्रो कला से कुछ सीखने के कारण हिटलर ने इसको क्या कहा था? पतीत कला, यानी निचले दर्जे की, लो लेवल की कला बोला है इसको। शास्त्र शुद्ध कला से बरोक कला की भिन्नता को स्पष्ट करते हुए कार्ल शिफलर ने लिखा, जब हिंस्त्र पक्षी आसमान में स्वच्छंद उड़ान भरता है तब उसकी गतिविधि शास्त्र शुद्ध होती है। शिकार पर कूद पड़ता है और घायल होकर पंख फड़फड़ाता है, तब इसी क्रिया बरोक या रोमांचकारी होती है। अभिव्यंजनावादी बरोक कला का अनुगामी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बरोक कला का अनुगामी कौन है? जो अभिव्यंजनावाद है। अनुगामी यानी जो बरोक कला के बाद में आया है। आधुनिक कलाकार दोमिये की कला में अभिव्यंजनावाद के चिन्ह सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हुए। वानगो ने लिखा, मैं लाल व पीले रंगों में मानवीय दुखों को साकार करना चाहता हूँ। लाल व पीले रंगों से मानवीय दुखों को साकार करना चाहता हूँ। तो अपना अभिव्यंजनावाद पूरा हो चुका है। इस थ्योरी को आप अपने MA के सिलेबस में जो टॉपिक है उसकी जगह इसको पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। मैं सिर्फ कंपटीशन की तैयारी नहीं, मैं MA का सिलेबस करवा रहा हूँ। हालांकि कंपटीशन में भी कोई चीज़ें छुट्टी नहीं है, कोई एक आधी छुट्टी होगी, लेकिन ज़्यादातर MA सिलेबस थ्योरी की अपनी प्ले लिस्ट रहेगी। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसको पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक वाइक सब कर लेना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को। बाय।